अभिवादन। आज हम एक रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। समय की धारा के थोड़ा विपरीत जाएंगे, लगभग 1000 साल पीछे। मध्यकालीन भारत के दौर में। बिल्कुल, मध्यकालीन भारत के दिल में। ये वो दौर था जब इतिहास करवटें ले रहा था। तलवारें टकराईं, नई आस्थाएं उभरी। हाँ, और संस्कृतियां मिली। हाँ, और शानदार सल्तनतें बनी, साम्राज्य बने और बिखरे भी। बिल्कुल। सोचिए ये बड़े बड़े मंदिरों का, भव्य मकबरों का। हाँ, उभरते शहरों का। हाँ, और बदलते विचारों का युग था। तो हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो मिडीवल इंडिया, किंग्स, फेथ एंड फ्यूजन के कुछ अंश हैं। जी। और हमारा लक्ष्य है कि इस जटिल और बहुआयामी युग की परतें खोलें। इसे सिर्फ तारीखों और राजाओं की लिस्ट की तरह नहीं देखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जीवंत कहानी की तरह समझना है। हम देखेंगे कि कैसे वो गुप्त साम्राज्य के बाद जो बिखराव सा हुआ। हाँ, वहां से लेकर शक्तिशाली चोल शासक, फिर दिल्ली सल्तनत की उथल-पुथल और फिर मुगलों की शानो शौकत तक। भारत कैसे भाषाओं, कला, वास्तुकला जीवन शैली का एक अद्भुत संगम बनता गया। सही कहा। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो पड़ताल है ये एक सिनेमाई अनुभव जैसी लगे। तेज रफ्तार वाली। हाँ, तेज रफ्तार, किरदारों और घटनाओं को जैसे हम जिंदा कर दें, लगे कि हम खुद इतिहास के गलियारों से गुजर रहे हैं। चलिए फिर। तो चलिए, कस लीजिए अपनी कमर और शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत की इस कहानी को। वो दौर जिसने, कह सकते हैं, आज के भारत की नींव में कई बहुत जरूरी पत्थर रखे हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है गुप्त साम्राज्य के अस्त होने के बाद। एक मजबूत केंद्रीय सत्ता तो रही नहीं, तो भारत का राजनीतिक नक्शा वो कैसा दिखने लगा? हाँ, ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा कैनवास था, वो कई छोटे छोटे लेकिन बहुत रंगीन चित्रों में बट गया हो। अच्छा। बिखराव जरूर हुआ, पर देखिए ये कोई अंधकार युग नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कई क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी अपनी चमक बिखेरी। जैसे दक्षिण भारत को ही ले। हाँ, दक्षिण में वहां चोल शासकों ने एक असाधारण, एक गजब का समुद्री साम्राज्य खड़ा किया। समुद्री साम्राज्य नेवी? हाँ, वो सिर्फ जमीन पर ही राजा नहीं थे, समंदर पर भी उनका राज था। सोचिए, उनके जहाज व्यापार और अपना प्रभाव लेकर श्रीलंका, सुमात्रा और शायद उससे भी आगे। बिल्कुल, शायद उससे भी दूर दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच रहे थे। और उनकी वास्तुकला, मुझे तो वो तंजावुर का बृहदीश्वरर मंदिर याद आता है। हाँ, क्या अद्भुत है वो। सिर्फ पूजा की जगह थोड़ी है, वो तो इंजीनियरिंग का कमाल है। यकीनन, भक्ति की अभिव्यक्ति है और चोल शक्ति का प्रतीक भी। कल्पना कीजिए, उस जमाने में बिना आज की मशीनों के उतने विशाल पत्थर कैसे तराशे होंगे, कैसे उठाए होंगे। सही बात है। ये उनकी तकनीकी कुशलता और उनकी संगठनात्मक क्षमता का पक्का सबूत है। और उसी दौरान पश्चिम में क्या हो रहा था? पश्चिम में दक्कन के पठार पर राष्ट्रकूट वंश का दबदबा था। उनके एलोरा के कैलाश मंदिर जैसे निर्माण। ओहो, वो तो एक ही चट्टान को काटकर बनाया है। हाँ, पूरा मंदिर परिसर आज भी देखकर हैरानी होती है। और पूर्वे जाएं तो बंगाल और बिहार में पाल शासक थे। पाल शासक, वो बौद्ध धर्म वाले? जी हाँ, वो बौद्ध धर्म के संरक्षक बने रहे। नालंदा और विक्रमशिला जैसे जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, उन्हें उनका समर्थन मिलता रहा। बिल्कुल, दूर दूर से छात्र आते थे वहां ज्ञान की तलाश में। तो एक तरफ तो ये राजा लोग अपनी सीमाओं के लिए लड़ रहे थे, विस्तार कर रहे थे, पर समाज के अंदर भी कुछ चल रहा था। आपने वो भक्ति आंदोलन का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, वो क्या था और उसका क्या महत्व था इस दौर में? देखिए, जहां राजा और उनकी सेनाएं बाहरी शक्ति प्रदर्शन में लगी थी, वहीं ये भक्ति आंदोलन एक तरह से एक आंतरिक, एक आध्यात्मिक क्रांति की तरफ फैल रहा था। अच्छा। ये किसी एक व्यक्ति या जगह से शुरू नहीं हुआ, बल्कि दक्षिण से उत्तर तक फैला। कई संत कवि हुए जिन्होंने ईश्वर तक पहुंचने के सीधे सरल रास्ते दिखाए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर कोई महलों में या महंगे कर्म कांडों में नहीं मिलेगा, वो तो सच्चे दिल में, प्रेम में बसता है। ये संत जैसे दक्षिण में आलवार और नैनार थे या बाद में उत्तर में कबीर और नानक हुए, ये आम लोगों की भाषा में गाते थे, लिखते थे। ये आंदोलन ऊपर से नहीं आया, नीचे से उठा? बिल्कुल, महलों से नहीं, गलियों और गांवों से निकला। इसने जाति पाति के जो बंधन थे उनको चुनौती दी और एक ज्यादा, यूं कहें, समावेशी आध्यात्मिकता का रास्ता खोला। और खास बात यह कि ये सब राजनीतिक उथल-पुथल के साथ साथ चल रहा था। हाँ, बिल्कुल समानांतर।
लोगों को रोजमर्रा की मुश्किलों के बीच एक आध्यात्मिक सहारा दे रहा था। इसने भारतीय समाज और संस्कृति पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। चलिए अब जरा नजरिया बदलते हैं, उत्तर की ओर देखते हैं। लगभग 12वीं सदी का अंत आते आते उत्तर पश्चिम से कुछ नई ताकतें भारत में आ रही हैं। हाँ, ये कौन लोग थे और इनका आना इतना अहम क्यों माना जाता है? ये मध्य एशिया से आए तुर्की योद्धा थे। देखिए, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी भाषा, उनका धर्म, शासन करने का तरीका, ये सब उत्तर भारत के जो उस समय के राजपूत राज्य थे, उनसे काफी अलग था। तो टकराव हुआ होगा? जाहिर है, कई हमले हुए, संघर्ष हुए, और फिर 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पहले मोहम्मद गोरी के एक सेनापति थे, उन्होंने दिल्ली में एक स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना कर दी। यहीं से दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हुआ। बिल्कुल, जो अगले लगभग 300 सालों तक चला। 3 सदियां, ये तो काफी लंबा समय है। तो इस दौरान दिल्ली पर किन किन राजवंशों ने राज किया और उनकी मुख्य देन क्या रही? हाँ, इस दौरान कुल 5 राजवंशों ने दिल्ली से शासन किया। 5? जी, गुलाम वंश, जिसे मामलुक भी कहते हैं, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी। और इनकी देन क्या सिर्फ युद्ध और विजय ही थी? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। उन्होंने प्रशासन का, मतलब गवर्नेंस का, एक नया ढांचा खड़ा किया। इसमें फारसी भाषा और उनके तौर तरीकों का काफी प्रभाव था। अच्छा। उन्होंने मुद्रा प्रणाली में सुधार किए, न्याय व्यवस्था स्थापित की, और सबसे ज्यादा जो दिखता है वो है वास्तुकला। एक नई शैली विकसित हुई जिसे हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मतलब भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण। बिल्कुल। इसके कुछ उदाहरण अगर दें? हाँ, जैसे मेहराबों का इस्तेमाल, गुंबदों का इस्तेमाल, ये पहले उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला में इतने आम नहीं थे। कुतुब मीनार जैसे? हाँ, कुतुब मीनार को ही देखिए। वो दिल्ली की नई शक्ति का प्रतीक तो था ही, लेकिन उसकी बनावट, उस पर जो नक्काशी है, वो सब उस सांस्कृतिक लेन देन को दिखाता है। इसी तरह कई नई मस्जिदें बनी, मकबरे बने, किले बने। इन्होंने उत्तर भारत की शहरों का नक्शा ही बदल दिया। इस सल्तनत काल के कुछ शासक तो बहुत मशहूर हैं, या कहें बदनाम भी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, इनके बारे में स्रोत क्या बताते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को उनकी सैन्य सफलताओं के लिए जाना जाता है। खासकर मंगोल आक्रमणों को उन्होंने सफलतापूर्वक रोका, और उनके आर्थिक सुधार भी बहुत चर्चित हैं। आर्थिक सुधार जैसे? उन्होंने बाजार पर बहुत कड़ा नियंत्रण लागू किया, चीजों की कीमतें तय कर दीं ताकि सैनिकों और आम लोगों को राहत मिले। ये एक तरह से एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड शासन बनाने की कोशिश थी। और मोहम्मद बिन तुगलक, उन्हें तो अक्सर पागल बादशाह भी कह दिया जाता है। हाँ, उनके कुछ फैसले वो काफी विवादास्पद रहे, जैसे राजधानी को दिल्ली से दक्षिण में दौलताबाद ले जाना। हाँ, वो तो बहुत दूर था। बिल्कुल। या फिर वो तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाना। ये सारे प्रयोग बुरी तरह फेल हुए और काफी उथल-पुथल मची। लेकिन क्या वो सच में पागल थे? को एक केंद्र से नियंत्रित करने की कोशिश, पर हाँ, असल में उनकी योजनाएं जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाती थीं। तो ये दिखाता है कि बड़े विचार भी अगर सही से लागू ना हो तो फेल हो सकते हैं। बिल्कुल, शानदार ढंग से विफल हो सकते हैं। और सांस्कृतिक स्तर पर सल्तनत काल का क्या असर रहा? आपने वो फारसी भाषा का जिक्र किया था। हाँ, फारसी भाषा जो थी वो प्रशासन की, साहित्य की और जो हाई कल्चर था उसकी भाषा बन गई। अमीर खुसरू जैसे महान कवि इसी दौर में हुए। उन्होंने तो हिंदी में भी लिखा था। हाँ, हिंदी में भी लिखा, और उन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता है। इसके अलावा सूफीवाद का भारत में बहुत प्रसार हुआ। सूफी संत? जी, जैसे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती। ये प्रेम, सहिष्णुता और ईश्वर से सीधे जुड़ने का संदेश देते थे। इन्होंने भी आम लोगों को बहुत प्रभावित किया और इस्लाम के फैलने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनकी दरगाहें तो आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, आज भी सभी धर्मों के लोग वहां जाते हैं, आस्था का केंद्र है। तो समझिए, ये दौर सिर्फ राजनीतिक बदलाव का नहीं था, ये गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मंथन का भी था। ये तो हुई दिल्ली सल्तनत की बात, लेकिन फिर 16वीं सदी आई और एक और बड़ा बदलाव हुआ। हाँ, एक नया विजेता बाबर मध्य एशिया से आता है और दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लेता है। बिल्कुल। 1526 का साल, पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर,
जो तैमूर और चंगेज खान दोनों का वंशज था। उसके पास सेना छोटी थी लेकिन ज्यादा संगठित थी और तोपखाना था। तोपखाना उस वक्त नई चीज थी। हाँ, उत्तर भारत के युद्धों में उसका प्रभावी इस्तेमाल बाबर ने शुरू किया। उसने दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इसी जीत के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। और ये वो साम्राज्य था जो अगले 200 सालों तक। हाँ, लगभग 200 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत बना रहा और उसने कला, संस्कृति, प्रशासन सब पर अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ी। मुगल बादशाहों में अकबर का नाम तो बहुत सम्मान से लिया जाता है। उनकी क्या खासियत थी? अकबर, जो बाबर के पोते थे, वो सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य को फैलाया बल्कि उसे एक बहुत मजबूत प्रशासनिक और वैचारिक आधार दिया। वैचारिक आधार मतलब उनकी सोच। यहाँ उनकी सोच खासतौर पर ध्यान देने लायक है। उन्होंने गैर मुसलमानों पर जो जजिया कर लगता था उसे हटा दिया। अच्छा, हाँ। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया। वहाँ वो अलग-अलग धर्मों के विद्वानों को बुलाते थे। जी। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, पारसी, और उनके साथ धर्म और दर्शन पर चर्चा करते थे। यानी वो अलग-अलग मतों को, विचारों को समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और इसी समझ के आधार पर उन्होंने सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई, सुलह-ए-कुल, जिसका मतलब था सबके लिए शांति या पूर्ण सहिष्णुता। उनका लक्ष्य एक ऐसा साम्राज्य बनाना था जहां अलग-अलग धर्म और संस्कृति के लोग शांति से एक साथ रह सकें। उन्होंने प्रशासन में भी दूसरों को शामिल किया। हाँ, राजपूतों समेत कई गैर मुसलमानों को ऊंचे पद दिए। ये उस जमाने के लिहाज से देखें तो बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य का सफर कैसा रहा? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन नामों के साथ क्या जुड़ा है? अकबर के बेटे थे जहांगीर। उनके समय में मुगल चित्रकला, खासकर वो जो मिनिएचर पेंटिंग होती है, हाँ, बहुत बारीक काम होता है उसमें। बिल्कुल, वो अपने शिखर पर पहुंची। उनकी कला में प्रकृति का चित्रण, व्यक्ति चित्रण, इस पर खास जोर था। फिर आए शाहजहां। शाहजहां मतलब इमारतें। हाँ, उन्हें उनके भव्य इमारतों के लिए ही जाना जाता है। दिल्ली का लाल किला है, अब जामा मस्जिद है, और सबसे बढ़कर आगरा का ताजमहल। ताजमहल, वो तो जैसे संगमरमर में लिखी गई एक प्रेम कविता है, आज भी दुनिया भर के लोगों को खींचता है। और फिर औरंगजेब, उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि साम्राज्य उनके वक्त में सबसे बड़ा तो हुआ, पर शायद कमजोर भी होने लगा था। हाँ, ये काफी हद तक सही है। औरंगजेब एक, कह सकते हैं, कट्टर सुन्नी मुसलमान और बहुत कुशल सेनापति भी थे। उनके राज में मुगल साम्राज्य अपनी भौगोलिक सीमाओं के लिहाज से सबसे विशाल हुआ, लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर फैल गया था। लेकिन उनके लंबे शासनकाल में लगातार युद्ध चलते रहे, खासकर दक्षिण में मराठों के साथ उनका संघर्ष बहुत लंबा चला। उन्होंने जजिया कर फिर से लगा दिया, कुछ नीतियां ऐसी अपनाई जिनसे गैर मुसलमान, खासकर राजपूत और सिख, वो उनसे नाराज हो गए। इसका असर क्या हुआ? इन युद्धों और नीतियों ने शाही खजाने पर बहुत भारी बोझ डाला और साम्राज्य के अंदर असंतोष के बीज बो दिए। तो विस्तार तो हुआ, लेकिन साथ साथ पतन के लक्षण भी दिखने लगे थे। लेकिन इस पूरे मुगल दौर को अगर हम देखें तो ये सिर्फ युद्ध और राजनीति का ही समय तो नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगभग 2 शताब्दियों तक मुगल दरबार कला का, साहित्य का, संगीत का, ज्ञान विज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बना रहा। जरा सोचिए। हाँ, सोचिए, एक तरफ कुशल चित्रकार बारीक से बारीक डिटेल के साथ दरबारी जीवन या पौराणिक कथाओं को पेंट कर रहे थे। दूसरी तरफ शायर और कवि फारसी और उर्दू में गजलें लिख रहे थे, नज़में कह रहे थे। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। हाँ, वो भी अपना काम कर रहे थे। बड़े पैमाने पर वास्तुकला का विकास हुआ, शहर बड़े, व्यापार बढ़ा। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही समृद्ध और जीवंत काल था। वाकई। लेकिन कहा जाता है, हर उरूज के बाद जवाल आता है। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। उसके बाद क्या हुआ? वो इतना विशाल साम्राज्य कैसे बिखरने लगा? हाँ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई वैसा मजबूत केंद्रीय शासक नहीं उभरा। उनके बेटों और पोतों में गद्दी के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं। उत्तराधिकार का युद्ध। बिल्कुल, जिसे उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। इससे दिल्ली की जो सत्ता थी वो कमजोर पड़ गई और जो ताकतवर सूबेदार थे, मतलब प्रांतीय गवर्नर, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद। हाँ, बंगाल, अवध, हैदराबाद के नवाब, वो धीरे धीरे स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे।
वो दिल्ली को नाम मात्र का कर तो भेजते थे, लेकिन अपने सूबों में वो ही असली बादशाह बन बैठे थे। और इसी दौर में नई क्षेत्रीय शक्तियों का भी उदय हुआ है ना? जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। पश्चिम में देखिए, शिवाजी महाराज ने जो मराठा शक्ति स्थापित की थी, हाँ। वो पेशवाओं के नेतृत्व में बहुत ताकतवर हो गईं। उन्होंने मुगलों को कड़ी टक्कर दी और धीरे धीरे मध्य भारत से लेकर उत्तर तक अपना प्रभाव फैलाया। उनकी वो छापामार युद्ध नीति बहुत मशहूर थी। ये मुगलों की भारी भरकम सेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। और पंजाब में सिखों का क्या हुआ? पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों को खालसा के रूप में संगठित किया था, एक योद्धा समुदाय जो धर्म और अपनी रक्षा के लिए लड़ने को तैयार था। हाँ। मुगलों के कमजोर पड़ने पर उन्होंने भी अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और एक स्वतंत्र सिख राज्य की नींव रखी। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत का राजनीतिक नक्शा एक बार फिर से बदल रहा था। मुगल साम्राज्य सिकुड़ रहा था। हाँ, और कई क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थीं और ये ताकतें आपस में भी सत्ता के लिए लड़ रही थीं। ये एक तरह की विडंबना ही लगती है। मतलब जब भारत की अपनी शक्तियां आपस में ही लड़ रही थीं, तब क्या कोई बाहरी खिलाड़ी भी इस खेल में शामिल हो रहा था? धीरे धीरे। बिल्कुल। और यही इस कहानी का अगला और शायद सबसे निर्णायक मोड़ है। यूरोप की जो व्यापारिक कंपनियां थीं, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और खासकर अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो व्यापार करने आई थी ना? हाँ, वो भारत में 17वीं सदी से ही व्यापार कर रही थी। उन्होंने यहाँ अपनी फैक्ट्रियां बनाई थीं, छोटे मोटे किले भी बना रखे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुगल सत्ता कमजोर हो रही है और भारतीय शासक आपस में ही उलझे हुए हैं, तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग उठी। बिल्कुल, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग उठी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मौके का फायदा उठाया। हाँ, उन्होंने भारतीय शासकों की आपसी लड़ाइयों में दखल देना शुरू कर दिया। कभी एक का साथ दिया, दूसरे को हराया, कभी सीधे अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया। और फिर आया साल 1757। प्लासी की लड़ाई। हाँ, प्लासी की लड़ाई। इसमें कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला को हरा दिया। हालांकि ये जीत सैन्य कौशल से ज्यादा धोखाधड़ी और साजिश का नतीजा थी। लेकिन इसका परिणाम बहुत बड़ा हुआ। बहुत बड़ा। इस जीत ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव डाल दी। इसे अक्सर मध्यकालीन भारत के अंत और आधुनिक यानी औपनिवेशिक काल की शुरुआत माना जाता है। तो ये जो हजारों साल का सफर हमने देखा, गुप्तों के बाद के राज्यों से लेकर चोल, सल्तनत, मुगल और फिर इन क्षेत्रीय शक्तियों के उदय तक, ये हमें क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की कहानी है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें, मंदिरों के उन ऊंचे शिखरों से लेकर मस्जिदों के भव्य गुंबदों तक, संस्कृत के श्लोकों से लेकर फारसी की शायरी तक, हाँ, और क्षेत्रीय भाषाओं के भक्ति गीतों तक, तो ये जो मध्यकालीन भारत था, ये सिर्फ टकराव का मैदान नहीं था। ये निरंतर संवाद का, आदान प्रदान का और संश्लेषण का भी काल था। संश्लेषण? हाँ, मतलब चीजों का आपस में घुलना मिलना, एक फ्यूजन। हाँ बिल्कुल। नई चीजें आईं, पुरानी चीजों से मिलीं और कुछ नया बना। इसी युग ने भारत को उसकी वास्तुकला की वो मिलीजुली पहचान दी जिसे हम आज भी देखते हैं। हमारे संगीत पर भी इसका असर है। बिल्कुल, इसी युग ने हमारे संगीत को वो विविधता दी जहां शास्त्रीय परंपराओं के साथ सूफी और भक्ति संगीत की धाराएं भी बहती हैं। हमारी भाषाएं, हमारा खान-पान, हमारी पोशाकें, इन सब पर उस दौर के मेल मिलाप की गहरी छाप है। और शायद सबसे अहम बात, वो अनेकता में एकता का विचार। बिल्कुल, वो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का विचार है, जो भारतीय सभ्यता का मूल तत्व माना जाता है, वो इसी लंबे ऐतिहासिक अनुभव से और ज्यादा पुख्ता हुआ और मजबूत हुआ। तो इतिहास ने हमें बांटा नहीं, बल्कि एक जटिल, एक बहुआयामी और खूबसूरत डिजाइन की तरह बुना है। मैं तो यही कहूंगी। बिल्कुल, हर दौर ने इस डिजाइन में अपने रंग भरे हैं, अपनी छाप छोड़ी है। हर पत्थर, हर कहानी, हर परंपरा उस लंबे संवाद का हिस्सा है। आज के भारत को समझने के लिए इस मध्यकालीन विरासत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी नींव पर तो आधुनिक भारत खड़ा हुआ है। ये थी मध्यकालीन भारत के उतार चढ़ाव, टकराव और संगम की एक झलक। जाहिर है, जैसा कि हमें उपलब्ध स्रोतों से पता चलता है, 1000 साल के इतिहास को चंद मिनटों में समेटना तो मुमकिन नहीं है। दौर की जो मुख्य धाराएं थीं, उसकी जो जटिलता थी, उसका कुछ अंदाजा मिला होगा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। हमने देखा कि मध्यकाल में विभिन्न संस्कृतियां और आस्थाएं साथ रहीं।
उनमें तनाव भी हुआ, टकराव भी हुआ, पर संवाद भी हुआ, मेलजोल भी हुआ। हाँ, आज की दुनिया में जहां अक्सर पहचान और मतभेदों को लेकर संघर्ष देखते हैं, क्या भारत के इस लंबे मिले जुले ऐतिहासिक अनुभव से हम आपसी समझ और सह अस्तित्व के बारे में कुछ सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचना शायद आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है।